आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं इस साल की एक बहुत ही एंटिसिपेटेड मूवी के बारे में, जिस मूवी का नाम है ड्यून पार्ट 2। ये मूवी इंडिया के अंदर आज ही रिलीज हुई है, लेकिन रिलीज होने से पहले ही ये मूवी IMDb के ऊपर हाईएस्ट रेटेड मूवी बन चुकी है। और सही मायनों में इस मूवी की स्टोरी, एक्टर्स की एक्टिंग, मूवी के एक्शन सीन्स और VFX सब कुछ बहुत कमाल का है। इसीलिए अगर आप सभी इस मूवी की स्टोरी को पूरा जानना चाहते हैं तो आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम ड्यून पार्ट 2 मूवी की पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जो भी लोग चैनल के ऊपर नए हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें, ताकि जैसे हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वैसे ही आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सक। इसके साथ ही अगर आप सभी को वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर ड्यून या फिर ड्यून 2 जरूर लिखें। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते। संगीत तो ड्यून 2 मूवी की स्टोरी को जानने से पहले हम ड्यून यूनिवर्स के बारे में मेन बातें जान लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ड्यून यूनिवर्स के बारे में ज्यादा कुछ ना जानते हो, और इसीलिए अगर आप सभी ड्यून के यूनिवर्स को समझ लेंगे तो उसके बाद आपके लिए इस मूवी की स्टोरी को जानना बहुत सिंपल हो जाएगा एंड आप बड़ी ही आसानी से इस पूरी मूवी की स्टोरी को समझ जाएंगे। तो ड्यून यूनिवर्स को आप बेसिकली एक दूसरा यूनिवर्स समझ सकते हैं, जो कि एक ऐसा यूनिवर्स है जहां के ह्यूमंस काफी ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। और इस ड्यून यूनिवर्स की कहानी आज से लगभग 10,000 साल फ्यूचर की है। अब इस यूनिवर्स के अंदर होता कुछ ऐसा है कि यहाँ के ह्यूमंस भी पहले अर्थ पर रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जब अर्थ उनके रहने लायक नहीं रहती तब जाकर वो यूनिवर्स के दूसरे प्लेनेट को ढूंढते हैं और वहां जाकर बसना शुरू कर देते हैं। और फिर देखते ही देखते सभी ह्यूमंस वहां पर अपने किंगडम भी बना लेते हैं। लेकिन यहां पर ह्यूमंस को एक बहुत बड़ी परेशानी होती है, और उनकी वो परेशानी होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI और मशीन। एंड ऐसा इसीलिए क्योंकि इस टाइम पर मशीनस और AI इतने ज्यादा एडवांस हो चुके होते हैं कि वो धीरे धीरे करके ह्यूमंस के खिलाफ जाने लगते हैं। एंड इसीलिए बहुत सारे ह्यूमंस इन सभी AI को खतरा समझते हैं और इन सभी से जंग करके सारे मशीनस और AI को खत्म कर देते हैं, और फिर फ्यूचर में कोई भी AI का इस्तेमाल ना करे। इसके लिए वो सभी ह्यूमंस AI के ऊपर बैन भी लगा देते हैं। लेकिन अब किसी भी मशीनस और AI के ना होने की वजह से ह्यूमंस को अपने कामों में काफी दिक्कत आती है। एंड इसीलिए ये सारे ह्यूमंस अपने में से ही ह्यूमंस के कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हैं एंड उन सभी की ट्रेनिंग करवाकर या फिर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें बाकी के दूसरे ह्यूमंस के मुकाबले काफी ज्यादा एडवांस कर देते हैं। और इन्हीं में से कुछ ह्यूमंस तो ऐसे भी होते हैं जो कि चलते फिरते कंप्यूटर्स होते हैं, और ना सिर्फ इनका दिमाग बहुत ज्यादा तेज होता है, बल्कि ये लोग घंटों के कैलकुलेशंस को भी मिनटों और सेकंडों में कर देते हैं। इन सब के साथ ही ह्यूमंस अपने लिए कई सारे एडवांस वेपन्स भी क्रिएट करते हैं, और फिर वो लोग अपने लिए कई सारे एम्पायर्स भी बनाते हैं, जिनमें हर एक एम्पायर एक पूरे प्लेनेट को रूल करता है। एंड इन सभी के ऊपर एक सम्राट होता है, और उस सम्राट के ऑर्डर्स को सारे एम्पायर्स फॉलो करते हैं। और अगर आप सभी ने ड्यून पार्ट 1 देखी है तो वहां पर भी आपने सम्राट के बारे में काफी बार सुना होगा, जैसे कि सम्राट ने ये अब हमें दे दिया है, सम्राट हम सबको चाहते हैं, या इसी तरह की और बातें। तो चलिए अब इन सारी बातों को जानने के बाद अब हम बात करते हैं हमारी कहानी के मेन पात्रों की, यानी कि अब हम जानेंगे उनके बारे में जो कि हमारी स्टोरी में सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमारी कहानी के अंदर 4 प्लेनेट सबसे मेन है, जिनमें से पहला प्लेनेट है अर्कस, जो कि एक रेगिस्तानी प्लेनेट है, और यहाँ के जो मूल निवासी है उन्हें कहा जाता है फ्रेमन। और यह राकेस काफी ज्यादा खास प्लेनेट है, और वो इसीलिए क्योंकि इस प्लेनेट के ऊपर एक खनिज पाया जाता है, और इस प्लेनेट के खनिज को बेसिकली आप सभी हमारे प्लेनेट के पेट्रोलियम से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से पेट्रोलियम एक ईंधन है उसी तरह से ये खनिज भी एक ईंधन का काम करता है, जिस वजह से ये खनिज सभी को चाहिए होता है, और इसीलिए अर्कस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा प्लेनेट है गेडी प्राइम, यानी कि बटिस्टा वाला प्लेनेट, और इस प्लेनेट के लोगों को कहा जाता है हरकोन नगर। बटिस्टा का चाचा भी है, और इसके साथ ही ये वही प्लेनेट है जो कि काफी सालों से अर्कस प्लेनेट से खनिज निकाल रहा था और उसे बाकी के प्लेनेट को और अंपायर्स को बेच रहा था। अब तीसरा प्लेनेट आता है कैलेनन के मूल निवासी है एट्रेडियस, वो भी इसी प्लेनेट से बिलोंग करता है। और फिर इनके बाद अब आता है चौथा प्लेनेट, जिस प्लेनेट का नाम है केटन, और इस प्लेनेट में रहता है इन सभी का सम्राट, जो कि इसी प्लेनेट
से यूनिवर्स के अपने सारे किंगडम को रूल करता है। सो चलिए अब इस पूरी जानकारी को जानने के बाद हम अपनी मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी की स्टार्टिंग ठीक वहीं से होती है जहां पर ड्यून पार्ट 1 एंड हुआ था, और ड्यून पार्ट 1 के अंदर हमने ये देखा था कि बटिस्टा के प्लेनेट के लोग यानी कि हेर कोनान की से खनिज निकालते थे, लेकिन क्योंकि खनिज की वजह से हर कोनान काफी ज्यादा अमीर और पावरफुल हो गए थे, इसीलिए उन सब के सम्राट ने अर्कस और उसके खनिज की जिम्मेदारी एटस को दे दी थी। लेकिन इस बात से गुस्सा होकर रकन ने एटस के ऊपर हमला कर दिया था, और उस हमले के अंदर रकन ने ना सिर्फ एटस की सारी आर्मी को मिटा दिया था, बल्कि इसके साथ ही उन्होंने एट्रेडियस के राजा को भी मार दिया था, जो कि पॉल के फादर थे, और उस लड़ाई से पॉल और उसकी मदर बड़ी मुश्किल से जान बचाकर बच पाए थे। एंड मूवी का एंड आते आते पॉल और उसकी मदर रेगिस्तानी तूफान को पार करके अर्कस प्लेनेट के फ्रेमन के पास चले गए थे, जो फ्रेमन अर्कस प्लेनेट के मूल निवासी है। लेकिन अब पॉल का सिर्फ एक ही मकसद है कि वो ना सिर्फ अर्कस में होने वाले खनिज की माइनिंग को रोके, बल्कि उसके साथ ही जिन्होंने भी उसके पिता और उसके लोगों को मारा है, वो उन सभी से अपने पिता की मौत का बदला भी ले। बट हालांकि जैसे ही पॉल और उसकी मदर फ्रेमन लोगों के पास पहुंचते हैं, वैसे ही उन्हें पता लगता है कि फ्रेमन लोग, जो कि एरा किस प्लेनेट के मूल निवासी है, वो इस प्लेनेट के दो डायरेक्शंस में रहते हैं, कुछ नॉर्थ में यानी कि उत्तर दिशा में, और काफी सारे साउथ में यानी कि दक्षिण दिशा में। एंड इन्हीं में से पॉल और उसकी मदर उत्तर दिशा में आए हैं। यहां पर आने के बाद ही काफी फ्रेमन लोग पॉल को अपना मसीहा समझ रहे थे जिसे वो सभी कह रहे थे लिसन अल गैब, और ऐसा इसीलिए क्योंकि पॉल रेगिस्तानी तूफान को पार करके आया था, और उस तूफान को पार करना किसी भी ह्यूमन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब इसके साथ ही फ्रेमन लोग कई सारी पौराणिक बातों में मानते हैं, जिनमें से कुछ पौराणिक बातें उनके लिसन अल गब के बारे में भी कही गई है, यानी कि उनके मसीहा के बारे में। फ्रेमन का ये मानना है कि उनके प्लेनेट का रेतीला तूफान कोई भी ह्यूमन पार नहीं कर सकता, और उसे सिर्फ एक ही आदमी पार कर सकता है, और वो है उनका मसीहा यानी कि लिसन अल गैब। और उनके मुताबिक उनका ये मसीहा यानी कि लिसन अल गैब उन सभी फ्रेमन लोगों को दूसरे प्लेनेट के लोगों से आज़ादी दिलवाए, और उनके प्लेनेट के खनिज की चोरी को रुकवा कर उनके रेतीले और पंजर प्लेनेट को हरा भरा कर देगा। अब लेकिन हालांकि पॉल ने उस रेतीले तूफान को पार किया हो, लेकिन तब भी यहाँ के काफी सारे फ्रेमन लोग उसे कोई मसीहा नहीं मान रहे थे। लेकिन तब भी इन्हीं में से कुछ फ्रेमन लोगों को बिल्कुल भरोसा हो गया था कि पॉल ही उनका मसीहा है, और इन्हीं सारे लोगों में एक आदमी था स्टिलगार, जो कि पूरी तरह से ये मानता था कि पॉल ही उन्हें दिशा दिखाएगा और वही उन सभी का मसीहा भी है। लेकिन स्टलग ये भी जानता था कि उनकी पुरानी कहानियों के मुताबिक उनका मसीहा उनकी गुरु माँ का बेटा होगा। अब असल में इन सभी की एक गुरु माँ होती है, जो कि इन सभी फ्रेमन में सबसे समझदार होती है, और वो इन सभी को फ्यूचर की कई सारी पॉसिबिलिटीज बताती है। एंड जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि पॉल की मदर भी एक ऐसी ग्रुप की मेंबर है जिसके पास भी कुछ ऐसी पावर्स हैं, और अपनी मॉम की वजह से पॉल के पास भी ऐसी पावर्स हैं। एंड अब क्योंकि स्टिल गार इस बात को जानता था, इसीलिए स्टिल गार पॉल की मदर को उन सभी फ्रेमन की गुरु माँ बना देता है, ताकि उनकी मसीहा वाली बात और भी सच्ची हो जाए। और यहाँ पर स्टिल का पॉल की मदर को गुरु माँ इसलिए बनाता है क्योंकि उनकी जो गुरु माँ थी वो काफी बूढ़ी हो चुकी थी और कुछ ही टाइम में मरने भी वाली थी, जिस वजह से उन सभी को एक नए गुरु माँ की जरूरत थी। एंड इसीलिए स्टिल कार्ड ने पॉल की मदर को गुरु माँ बनवाया। इसके बाद हम ये देखते हैं कि पॉल इन सभी फ्रेमन के साथ घुल मिलकर रहने लगता है, और वो फ्रेमन के सारे तौर तरीकों को सीख लेता है। और जब पॉल फ्रेमन के सारे तौर तरीकों को सीख लेता है, तब उसके बाद उसका एक टेस्ट होता है, जिस टेस्ट के अंदर उसे अपनी सारी काबिलियत को साबित करना होता है। इस टेस्ट के अंदर बेसिकली रेत के अंदर घूमने वाले उन बड़े से कीड़ों को बुलाना होता है और उसकी सवारी करनी होती है, और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको एक ट्रेंड फ्रेमन माना जाता है। अपने आप को साबित करने के लिए पॉल को भी ये टेस्ट देना पड़ता है, लेकिन कमाल की बात तो ये होती है कि जब पॉल अपना ये टेस्ट देता है, तब वो उस पूरे रेगिस्तान के सबसे बड़े कीड़े को बुला लेता है और बड़ी आसानी से उसकी सवारी भी करता है। लेकिन जैसे ही फ्रेमन के लोग ये देखते हैं, वैसे ही वो सभी पॉल को अपना मसीहा मानने लगते हैं, यानी कि पॉल को मसीहा मानने की उनके पास एक और वजह मिल जाती है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि उनकी पौराण कहानी के मुताबिक उन सभी का मसीहा इतना काबिल होगा जो कि उस रेगिस्तान के सबसे बड़े कीड़े की सवारी कर पाएगा, और पॉल ने ऐसा कर दिखाया है। एंड इसीलिए उत्तर में रहने वाले सारे फ्रेमन लोग पॉल को अपना लिसन अलगब मान लेते हैं। इन सब के दौरान ही पॉल और चानी को एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है, और साथ ही साथ पॉल ये भी जान जाता है कि जिस
तरह से उत्तर दिशा में फ्रेमन लोग रह रहे हैं, ठीक उसी तरह से दक्षिण दिशा के अंदर भी बहुत सारे फ्रेम लोग रहते हैं। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पॉल के पास उसकी मदर की वजह से कई सारी सुपर पावर्स हैं, जिनमें से एक पावर ऐसी भी है जिससे कि पॉल को फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज दिखती हैं। सो अपनी इसी पावर की वजह से ही पॉल को कई सारे विजन्स आते हैं, और अपने इन विजन्स के अंदर पॉल ये देखता है कि उसे कुछ भी करके दक्षिण दिशा के फ्रेमन लोगों के पास नहीं जाना है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर वो दक्षिण दिशा में जाएगा तो उसके ऐसा करने से यूनिवर्स में एक बहुत ही बड़ी तबाही आएगी, हर जगह जंग छिड़ जाएगी, लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे और सब तरफ सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन होगा। एंड इसी वजह से पॉल दक्षिण दिशा में जाने से डरने लगता है। लेकिन इसके साथ ही पॉल को एक और विजन जन आता है, और इस विजन में वो ये देखता है कि जिस चानी से वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, उसके अगर वो साथ रहेगा तो उसके साथ रहने से उसकी मौत हो जाएगी, यानी कि पॉल की वजह से चानी की जान को खतरा है। एंड इसीलिए चानी से प्यार करने के बावजूद भी पॉल ये सोचने लगता है कि वो किस तरह से चानी को खुद से दूर रख सके। इधर दूसरी तरफ हेरकोन के प्लेनेट के अंदर, यानी कि बटिस्टा वाले प्लेनेट के अंदर, हम यहाँ के राजा को देखते जिसका नाम है बैरन व्लादिमिर, और रकन प्लेनेट का ये राजा बटिस का चाचा भी है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि इसी राजा के ऑर्डर्स की वजह से सभी एटस को मार दिया गया है। एंड इसीलिए अब ये राजा इसके आगे ऑर्डर्स देता बताए कि राकिस प्लेनेट के सारे फ्रेमन लोगों को भी जान से मार दिया जाए, ताकि वो लोग बड़े आराम से अराकिस्ता कर सक और जब तक चाहे तब तक वहां की माइनिंग कर सकें। और फ्रेमन को मारने की जिम्मेदारी राजा अपने भतीजे बटिस्टा को देता है। ऑर्डर्स मिलने के बाद ही बटिस्टा अपनी आर्मी उठाता है और सीधा अर्किस प्लेनेट में घुसकर फ्रेमन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इनके साथ पॉल भी होता है, इसीलिए वो सभी अपनी ट्रेनिंग और पॉल के स्किल्स के साथ उन सभी को हरा देते हैं। यहाँ तक कि ये लोग बटिस्टा और उसकी टीम को इतना बुरा मारते हैं कि बटिस्टा को भी अपनी जान बचा के यहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन इसके बाद भी बटिस्टा रुकता नहीं है और वो इन फ्रेमन लोगों के ऊपर पर कई बार हमले करता है, लेकिन हर एक हमले में फ्रेमन जीत जाते हैं। ये सब देखकर हर कोरेन का राजा इस बात से काफी गुस्सा हो जाता है, एंड इसीलिए वो बटिस्टा को उसकी पोस्ट से हटा देता है और बटिस्टा के छोटे भाई को बटिस्टा की पोस्ट दे देता है। एंड फिर वो बटिस्टा के भाई से कहता है कि वो अर्कस प्लेनेट जाए और फ्रेमन लोगों को मार दे। अब यहीं पर ही हमें पता लगता है कि बटिस्टा का जो छोटा भाई है वो एक नंबर का सनकी है और उसके लिए किसी की जान लेना खेलने के बराबर है। एंड इसीलिए वो अपनी एक बड़ी सी आर्मी इकट्ठा करता है और नॉर्थ में रहने वाले सारे फ्रेमज के ऊपर एक ही बार में अटैक कर देता है। और क्योंकि अटैक फ्रेमर्स के लिए सरप्राइज अटैक होता है, इसी वजह से वो लोग पलटवार नहीं कर पाते और उन सबको वहां से भागना पड़ता है, जिस वजह से इसी दौरान कई सारे फ्रेमन मारे भी जाते हैं। लेकिन ज्यादातर फ्रेमन बच जाते हैं और वो अपनी जान बचाकर सीधा दक्षिण की दिशा में जाते हैं और दक्षिण दिशा में रहने वाले बाकी के दूसरे फ्रेमन से मिलते हैं। इधर दक्षिण दिशा में आने के बाद ही हमें पता लगता है कि यहाँ के सारे फ्रेमन भी मसीहा में मानते हैं, और साथ ही साथ हमें एक बात यह भी पता लगती है कि यहाँ के रेगिस्तानी कीड़े की बॉडी से एक जहर निकलता है जो कि नीले रंग का होता है, और उस जहर को जो भी आदमी पीता है वो मर जाता है। लेकिन सभी फ्रेमर्स का ऐसा मानना है कि उनका मसीहा यानी कि उनका लिसन अल गैब इकलौता ऐसा आदमी होगा जो कि इसे पीने के बाद भी नहीं मरेगा, यानी कि वो इस नीले जहर को पीकर भी जिंदा रहेगा। और अब क्योंकि पॉल की मदर उत्तर दिशा की गुरु माँ बन चुकी थी एंड वो पॉल को इन सभी का मसीहा साबित करवाना चाहती थी, इसीलिए वो दक्षिण के लोगों से कहती है कि वो इस जहर को पॉल को पिलवा, क्योंकि वही उन सब का मसीहा है। इसके बाद दक्षिण के सारे फ्रेमन लोग ऐसा ही करते हैं और पॉल को वो जहर पिलाते हैं। एंड अब क्योंकि हम ये जानते हैं कि पॉल के अंदर कुछ खास पावर्स है, इसीलिए अपनी पावर्स की वजह से पॉल की जान नहीं जाती और वो जहर को पीने के बाद भी सरवाइव कर जाता है। एंड इसीलिए यह सब देखकर दक्षिण के सारे लोग भी इस बात पर यकीन कर लेते हैं कि पॉल ही उनका मसीहा है, यानी कि उन सब का लिसन अल गब। इसके बाद वह सारे फ्रेमन लोग पॉल की आर्मी बन जाते हैं और पॉल के सारे ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, और पॉल इन सभी का मसीहा बनने के साथ साथ पूरे अर्कस का राजा बन जाता है। इसके बाद पॉल सम्राट को एक संदेश भिजवा है और उस संदेश के जरिए वो सम्राट से कहता है कि वो यानी कि पॉल एटरडीस अभी भी
जिंदा है और वो सम्राट से अर्कस प्लेनेट पर मिलना चाहता है और सम्राट को भी उससे मिलने आना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर सम्राट उसके पास नहीं आएगा तो वो बाकी सारे किंगडम और प्लेनेट में यह बता देगा कि उसके पिता और पूरे टेडीज को मरवाने में सम्राट का ही हाथ है। और अगर उसने ऐसा सबको बता दिया तो फिर उसके बाद बगावत हो जाएगी और कोई भी सम्राट को सम्राट नहीं मानेगा, यानी कि सम्राट की गद्दी छीन जाएगी। एंड इसीलिए पॉल का संदेश मिलते ही सम्राट उससे मिलने तो जाता है, लेकिन वो अपनी पूरी आर्मी ले लेता है और साथ ही साथ वो हर कोनिन के राजा और उसकी पूरी आर्मी को भी साथ ले लेता है। और सम्राट ये डिसाइड करता है कि वो लोग मिलकर सीधा पॉल और सारे फेमस को मार देंगे। लेकिन जैसे ही वो लोग अपनी पूरी आर्मी के साथ अर्कस प्लेनेट आते हैं, वैसे ही वहां पर हम ये देखते हैं कि पॉल भी अपनी पूरी आर्मी के साथ तैयार है। एंड इसीलिए उनकी हमले से पहले ही पॉल उनके ऊपर अटैक कर देता है और उस अटैक में वो हरकनन के राजा को मार देता है। अब मूवी के अंदर हम एक बड़ी बात पता लगी होती है, जो कि वैसे तो मूवी के अंदर पहले बताई गई है, लेकिन मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो वो बात यह है कि हरगुन का राजा यानी कि बैरन व्लादिमीर अपने पॉल का नाना है, यानी कि वो पॉल की मदर का फादर है। और यह बात पॉल को तब पता लगती है जब उसे अपनी खास पावर से विजन्स दिखाई देते हैं, क्योंकि उसी टाइम पर वो सब कुछ जान लेता है। एंड उसे यह भी पता लगता है कि बैरन व्लादिमीर उसका नाना है, लेकिन उस आदमी ने जो भी काम किए थे उसके लिए पॉल उसे कभी माफ नहीं करता और उसे जान से मार देता है। और इसके अलावा पॉल के साथियों के द्वारा इस राजा के भतीजे यानी कि बटिस्टा को भी जान से मार दिया जाता है। इसके बाद पॉल सम्राट से मिलता है, जहां पर सम्राट के साथ ही उसकी बेटी भी होती है। यहीं पर ही पॉल सम्राट से कहता है कि अब से वो सम्राट नहीं होगा, बल्कि पॉल यानी कि वो खुद सम्राट होगा। एंड इसके साथ ही वो सम्राट की बेटी से शादी भी करेगा और फिर वो सारे किंगडम को शांति से रूल करेगा। और अगर सम्राट को ये चीज मंजूर है तब तो ठीक है, लेकिन अगर सम्राट को मंजूर नहीं है तो सम्राट को उससे लड़ना होगा। पॉल की बातें सुनकर सम्राट ऐसा करने से मना कर देता है। एंड इसीलिए पॉल सम्राट से कहता है कि अब सम्राट को उससे फाइट करनी होगी, और अगर सम्राट खुद फाइट नहीं करना चाहता तो वो अपनी तरफ से एक योद्धा चुन सकता है। अब सम्राट काफी बूढ़ा आदमी होता है, एंड इसलिए वो जानता था कि वो पॉल को नहीं हरा सकता था। सो इसीलिए सम्राट अपनी जगह बटिस्टा के छोटे भाई को चुनता है, जो कि एक बहुत ही स्किल्ड फाइटर और एक सन की आदमी होता है। फाइट डिक्लेयर होने के बाद ही पॉल और बटिस्टा के भाई के बीच फाइट होती है, लेकिन इस फाइट के अंदर काफी मुश्किलों के बाद पॉल जीत जाता है और वो बटिस्टा के भाई को जान से मार देता है। एंड अब इसीलिए शर्त के मुताबिक पॉल अब नया सम्राट बन जाता है। अब यहीं पर ही मैं आपको बता दूं कि पॉल ने सम्राट को चुनौती देने के साथ ही उसकी बेटी से शादी करने का प्रस्ताव इसीलिए रखा था ताकि इस बात को सुनकर चानी उससे नफरत करें और वो पॉल से दूर हो जाए। और अगर चानी पॉल के साथ नहीं रहेगी तो इस वजह से चानी की मौत भी नहीं होगी और वो जिंदा रहेगी, यानी कि अल्टीमेटली पॉल चानी की जान बचाना चाहता है। बट यहीं पर ही पॉल के सम्राट बनने के साथ ही हम ये देखते हैं कि यूनिवर्स के दूसरे किंगडम्स अपनी अपनी आर्मीज के साथ मिलकर पूरे अर्कस प्लेनेट को घेर लेते हैं। और ये लोग यहाँ पर इसीलिए आए होते हैं क्योंकि सम्राट ने इन सभी को यहाँ पर बुलाया होता है। इन सभी किंगडम की आर्मीज को यहाँ पर देखकर पॉल इन सभी को अपना मैसेज देता है और पॉल इन सब से कहता है कि अब से वो नया सम्राट है, इसीलिए अगर वो सभी उसे सम्राट के तौर पर एक्सेप्ट करते हैं तब तो सब ठीक है, लेकिन अगर वो सभी ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उन सभी को लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब पॉल का ये मैसेज जैसे ही सारे किंगडम और उनकी आर्मीज को मिलता है, वैसे ही इस मैसेज को सुनकर सारे किंगडम पॉल को सम्राट मानने से मना कर देते हैं। एंड फिर इसीलिए इस बात को जानते ही पॉल अपनी पूरी फ्रेमन आर्मी से कहता है कि वो सभी जंग के लिए तैयार हो जाएं, यानी कि इसका मतलब यही है कि अब पॉल और बाकी दूसरे किंगडम के बीच एक बहुत ही खतरनाक फाइट होने वाली है। लेकिन ये पूरी फाइट हमें ड्यून पार्ट 3 में दिखेगी एंड इसीलिए ड्यून पार्ट 2 की स्टोरी यहीं पर एंड होती है। तो दोस्तों यही थी वीडियो ड्यून पार्ट 2 की कंप्लीट स्टोरी के ऊपर। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं, और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट्स के अंदर ड्यू टू जरूर लिखें। और हाँ, वीडियो को लाइक तो जरूर ही करें। वीडियो के ऊपर एम करते हैं 5000 लाइक्स का एम छोटा है तो जल्दी से पूरा कर दो। बाकी अगर आपको हमारे चैनल की ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखनी हो तो हमारा चैनल आप सभी के लिए खुला हुआ है, आप जाइए और सारी वीडियोस को वॉच करिए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहे। मैं मिलता हूं आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।